हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे +1 का एक्सपेंसिव पॉइंट। एक्सपेंसिव पॉइंट मतलब एक्सपेंसिव क्या होता है। देखो, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो गुड्स होती है, जो सर्विस होती होती है, उसकी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव कहते हैं। मतलब अगर हमने इनकम कमानी है, रेवेन्यू कमाना है, तो जो भी हम गुड्स यूज करेंगे या जो भी हम सर्विसेज यूज करेंगे, उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव कहते हैं। तो एक तरह से एक्सपेंसिव में देखो, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि रेवेन्यू प्राप्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले वस्तु और सेवाओं की लागत को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव कहते हैं। तो इसी से हम क्या निकाल लेंगे? इसके फीचर्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्या हो गया है, मतलब सेल किए गए माल की लागत हो गई। लागत में क्या होता है? रेंट, कमीशन, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, ये आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट देखो, संपत्तियों का प्रयोग करने से संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, वह कमी हमारी क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन भी कैसा है? एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, मतलब संपत्ति को जैसे जैसे यूज करेंगे तो उसके मूल्य में जो कमी होगी, वो जो डेप्रिसिएशन आएगा, उस डेप्रिसिएशन को भी क्या कहेंगे? हम एक्सपेंसिव कहेंगे। तो ये तो बात आई है हमारी एक्सपेंसिव की। नेक्स्ट 11th पॉइंट क्या है? हमारा इनकम का पॉइंट है। इनकम का पॉइंट। अब देखेंगे इनकम क्या होती है। देखो, हमने पढ़ा है, दो टर्म पढ़ लिया हमने, इनकम एंड रेवेन्यू। देखो, रिवेन्यू क्या होती है? रिवेन्यू वो होती है जब हम रिवेन्यू की प्राप्ति के लिए कोई भी गुड्स यूज करते हैं, कोई भी सर्विसेज करते हैं, उसकी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? रिवेन्यू की प्राप्ति के लिए करते हैं। अब जो बात आती है, इनकम और रिवेन्यू में डिफरेंस क्या है? इनकम और रिवेन्यू में डिफरेंस क्या है? देखो, इनकम और रेवेन्यू में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, माल के विक्रय से प्राप्त हुई कुल राशि को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। जैसे आपने गुड्स सेल कर दिए, ठीक है, जैसे आपका क्लॉथ गारमेंट्स का बिजनेस है, आपने क्लॉथ को सेल कर दिया, तो सेल करने से आपको कितना मिला? 60,000 मिला। तो उस 60,000 को क्या बोलोगे आप? रिवेन्यू। रिवेन्यू कहोगे। लेकिन उस 60,000 में को प्राप्त करने के लिए आपने 10,000 का रेंट भी दिया, एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंसिव किया 10,000 का। तो मान लो वो जो एक्सपेंसिव है 60,000 में से वो 10,000 लेस कर दोगे ना, तो जो बच गया उसको क्या कहेंगे हम? इनकम। तो इनकम क्या होती है कि जो भी तुम्हारी रिवेन्यू होती है, रिवेन्यू आता है, उसमें से सारा एक्सपेंसिव लेस कर दो, तो वो सारा क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल इसने एक फॉर्मूला बनाया है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, इनकम क्या होती है? रिवेन्यू में से सारे एक्सपेंसिव लेस कर दोगे तो क्या बच जाएगी? इनकम बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट क्या होती है? प्रॉफिट लाभ से आशय किसी व्यावसायिक संस्था के लेखांकन अवधि के दौरान कुल कुल व्यय पर कुल रिवेन्यू के आधिक्य से है। मतलब कुल एक्सपेंसिव क्या है? अगर हमारे एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाती है, जब जब हमारे एक्सपेंसिव एक लेखांकन अवधि के दौरान कुल व्यय पर कुल आगमों के आधिक्य से, मतलब एक्सपेंसिव से अगर हमारी रिवेन्यू ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव से अगर हमारी रिवेन्यू ज़्यादा होती है, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट। मतलब एक तो रिवेन्यू होता है और एक होता है एक्सपेंसिव होता है। अगर एक्सपेंसिव से हमारा रिवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंसिव से अगर हमारी रिवेन्यू ज़्यादा है, तो उस एक्सेस को क्या बोलेंगे? हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसका ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसिव, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा हो गई तभी तो हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसिव लेस कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम गेन। इससे व्यवसाय से संबंधित किसी घटना या लेन देन के परिणाम स्वरूप होने वाले मॉनेटरी गेन से है। मतलब कोई भी इवेंट होता है या कोई भी आप ट्रांजिशन करते हो, तो उससे जो भी आपको मॉनेटरी गेन होता है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका गेन कहलाया जाता है। मतलब कोई अनसर्टेनिटी इवेंट है, कोई अनसर्टेनिटी इवेंट है, ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी डिफाइन नहीं है, और तो उस इवेंट के होने से अगर आपको कोई बेनिफिट हो जाता है ना, तो वो क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा, ना कि प्रॉफिट कहलाएगा। क्योंकि प्रॉफिट तो आप सोच के चलते हो ना, और गेन अनसर्टेनिटी इवेंट से होता है, या किसी लेन देन से आपको पता नहीं होता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, बट वो बाई चांस हो जाता है, आपको अनसर्टेनिटी हो जाता है आपको, तो वो क्या कहलाएगा? आपको गेन कहलाया जाएगा। जैसे मान लो आपकी फिक्स एसेट है, आपको फिक्स एसेट से लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट हो गया। बाई चांस आपको क्या हुआ? फिक्स एसेट के बेचने से मान लो वो 5 लाख की थी और आपने कितनी 6 लाख की सेल कर दी,
तो 5 लाख की तो परचेज प्राइस था और आपने 6 लाख में सेल कर दिया, पर पता नहीं था ना आपको कि मेरी जो मशीनरी है या गुड्स है वो 5 लाख की खरीदी थी, वो 6 लाख में बिक जाएगी, वो बिक गई। तो जो एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 1 लाख, 1 लाख क्या होगा आपका गेन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लॉस। लॉस क्या होता है, जब हमारा कोई एक्सपेंसिव से, अगर हमारी एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाती है हमारे रिवेन्यू से, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाती है हमारे रिवेन्यू से, तो एक्सपेंसिव अगर ज़्यादा हो गई रेवेन्यू तो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो रेवेन्यू तुम्हारी 2 लाख की थी, एक्सपेंसिव कितने 2,40,000, तो रेवेन्यू से ज़्यादा कौन से हुए, एक्सपेंसिव हुआ, कितना ज़्यादा हुआ 40,000, तो 40,000 क्या कहलाएगा आपका लॉस कहलाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारी परचेज। परचेज क्या होता है, क्रय शब्द केवल उस माल को खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका उस व्यवसाय में व्यापार किया जाए। मतलब व्यापार के पर्पज के लिए खरीदोगे ना तुम, जिस बिजनेस के पर्पज के लिए खरीदोगे तो वो क्या कहलाएगा आपका परचेज कहलाएगा। निर्माणी संस्थाओं की दिशाओं में माल से आशय कच्चे माल से है जिसे निर्मित करके बेचा जाएगा। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो जो उसके लिए रॉ मटेरियल होता है वही उसके लिए परचेज कहला जाएगा, जिससे वो नेक्स्ट प्रोसेस किसमें बदलेगा, फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करेगा, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, परचेज ही कहलाएगा। दोनों ही दशाओं में माल का आशय उन वस्तुओं से है जो लाभ पर बेचने के लिए खरीदी जाती है। यदि कोई कपड़े का व्यापारी, देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो, यदि कोई कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता ना तो इस कपड़े को क्या कहेंगे, हम माल कहेंगे। परंतु यदि कपड़े का व्यापारी ग्राहकों के बेचने के लिए फर्नीचर खरीदता है तो इसे माल नहीं बल्कि असेट कहेंगे। मतलब अगर आप जैसे मान लो कपड़े का ही व्यापार करते हो, तो कपड़े का व्यापार कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स, मतलब सामान कहला जाएगा। लेकिन यदि आप मतलब कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा ना खरीद के वो ग्राहकों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदता है, तो वो एक तरह से आपकी असेट मानी जाएगी, वो गुड्स नहीं मानी जाएगी। गुड्स क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपका बिजनेस है ना वो कुर्सियाँ बेचने का नहीं है, कपड़ा बनाने का है। ठीक है, कपड़ा बनाने का कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा आपका गुड्स या परचेज कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन आप ग्राहकों के बैठने के लिए आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो आप फर्नीचर का थोड़ी ना व्यापार कर रहे हो, आप तो कपड़े का कर रहे हो, तो फर्नीचर क्या कहलाएगी, आपकी असेट कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से परचेज शब्द में हम कैश परचेज भी यूज कर सकते हैं और क्रेडिट परचेज, मतलब हम नकद भी कर सकते हैं, उधार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, परचेज रिटर्न। जब मान लो आपने खरीदा था माल, जब आप खरीदे हुए माल को वापस कर देते हैं वो, तो उसको क्या बोलोगे, परचेज रिटर्न। और इस बात को ध्यान में रखना, हम परचेज रिटर्न का सेकंड नेम क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। तो स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं, तो परचेज रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेल। सेल से आशय मूल्य के बदले माल तथा सेवाओं का स्वामित्व ट्रांसफर करने से है। मान लो जैसे मैं सेल का आपसे क्या होता है, जैसे मैंने गुड्स या कोई सर्विस बनाई, उसकी ओनरशिप मैं किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देती हूँ कैश के बदले, कुछ प्रॉफिट के बदले मैं उसकी ओनरशिप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, सेल कहलाती है। जैसे तरुण एक कंप्यूटर खरीदता है, वरुण को, मतलब एक तरुण है ना, एक कंप्यूटर ना वरुण को बेच देता है, तो कंप्यूटर का स्वामित्व किससे हो गया, तरुण से वरुण को ट्रांसफ़र कर दिया, तो तरुण को कंप्यूटर का निर्धारण मूल्य वरुण से वसूल करने का अधिकार होगा जो माल विक्रय के लिए खरीदा गया था। ठीक है, मतलब जब मैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दूँ तो वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल्स रिटर्न। देखो सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, जब हम बेचे गए माल को वापस कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न को सेकंड नेम क्या है, रिटर्न इनवार्ड कहते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न का सेकंड नाम क्या है, रिटर्न इनवार्ड। तो देखो सेल्स भी हमारी कैसी हो सकती है, कैश भी सेल भी हो सकती है और क्रेडिट सेल भी हो सकती है, कैश सेल भी हो सकती है और हमारी क्रेडिट सेल भी हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।